हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के हमारे प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताएंगे एक से एक बेहतरीन आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत से घुसपैठिए वाकई में भगाए जाने चाहिए, इनको इनके देश भेज देना चाहिए, साथ में भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां तुर्की के दुश्मन के घर पहुंचे जयशंकर जी भारत के 26 दोस्तों से करेंगे मुलाकात। सऊदी ने तो दिया डबल सदमा। क्या है जानकारी बता दें। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मैदान में भारत ने एक ऐसा दाव खेला है जिसने कश्मीर पर भारत को ज्ञान देने वाले तुर्की के तोते उड़ा दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी यूरोपीय संघ यानी ईयू की अहम जिम्निक बैठक में शामिल होने के लिए सीधे साइप्रस की जमीन पर उतर चुके हैं। मजेदार बात यह है कि तुर्की जिस साइप्रस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसी के घर में बैठकर जयशंकर जी यूरोप के 26 ताकतवर देशों के साथ मिलकर एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार करने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में मचे बवाल के बीच इस महामंच पर भारत और सऊदी अरब की जो तगड़ी जुगलबंदी दिखने वाली है, उसने तुर्की के खेमे में डबल टेंशन पैदा कर दी है। दोस्तों, यूरोपीय संघ के देशों के बीच जिम्निक बैठक को बहुत ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? असल में ये कोई आम या औपचारिक बैठक नहीं होती, बल्कि ये यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों का एक ऐसा अनौपचारिक मंच होता है जहाँ बिना किसी कड़े नियम कायदों के दुनिया की बड़ी चुनौतियों पर खुलकर बात की जाती है। इस बार इस बैठक की मेजबानी खूबसूरत लिमासोल शहर में साइप्रस कर रहा है, जिसके पास इस समय यूरोपीय संघ की अध्यक्षता मौजूद है। इस खास रणनीतिक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए यूरोपीय संघ ने भारत, सऊदी अरब और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों को विशेष तौर पर न्योता भेजा है। जयशंकर जी यहाँ यूरोपीय संघ के 26 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से आमने सामने मुलाकात करेंगे। इस महामंच पर हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूरोप की सुरक्षा और यूक्रेन संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर बहुत बड़ी रणनीति तैयार होने वाली है। दोस्तों, यह खबर सबसे पहले बताने का हमारा मकसद यही है कि जियोपॉलिटिक्स के जानकार ऐसा मानते हैं कि जयशंकर जी का साइप्रस की धरती पर कदम रखना ही तुर्की के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। दोस्तों, यानी कि एर्दोगन के मुंह पर जोरदार का जवाब है। इसके पीछे का असली कारण यह है कि तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुराना और बेहद कड़वा विवाद चल रहा है। तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ऐसे में साइप्रस की मेजबानी में इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होना तुर्की को बिल्कुल हजम नहीं होगा। छोड़िए दोस्तों, नहीं हो रहा है। भारत भी अब तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। तुर्की हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का अंधा समर्थन करता आया है। ईंट का जवाब अब पत्थर से देने के लिए भारत ने साइप्रस के साथ अपनी दोस्ती को बहुत मजबूत कर लिया है। अभी कुछ समय पहले ही आपको याद होगा, साइप्रस के राष्ट्रपति का 4 दिनों का भारत दौरा हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच कई बड़े रक्षा और व्यापारिक समझौते हुए थे। जयशंकर जी का इस बैठक में जाना ये साफ संदेश है कि अगर तुर्की हमारे मामलों में दखल देगा तो भारत भी उसके दुश्मन के घर जाकर अपनी ताकत दिखाएगा। बहुत कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता आया है दोस्तों एर्दोगन। अब साइप्रस जाकर तुर्की के मुंह पर करारा तमाचा मारा है भारत ने। अगर आप भी भारत के इस कदम का जमकर समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, तो सामने सबसे पहले लाइक का बटन है दोस्तों। लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट में इंडिया डिड वेल और ऑल द बेस्ट जयशंकर जी जरूर कह दीजिएगा। ये वही तुर्की है दोस्तों जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जमकर मदद की थी बैरकतार ड्रोन देकर। ऐसे में भारत ने भी तगड़ा तमाचा मारा है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां जापान ने फिर दोहराई 1986 वाली पुरानी कहानी। भारतीय आमों पर लगा दिया ताला। आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला? दोस्तों, जापान ने भारत से ताजा आमों के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम ठीक 20 साल बाद उठाया गया है, जब वर्ष 2006 में जापान ने भारतीय आमों पर लगे पुराने प्रतिबंध को हटा लिया था। प्रतिबंध अप्रैल जून के चरम निर्यात मौसम के दौरान लगा है, जिससे अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम किस्मों के जापान निर्यात पर सीधा असर पड़ा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के संघ रोध निरीक्षकों ने भारतीय उपचार सुविधाओं में धूमन, बोले तो फ्यूमिगेशन और कीटाणु शोधन की प्रक्रियाओं में गंभीर कमियां पाई हैं। इसके चलते जापान ने भारत से आमों का आयात तुरंत रोक दिया है। दोस्तों, सवाल अब यह है कि क्या इससे निर्यात पर असर पड़ेगा भारत के? तो आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुजरात के केसर आम ने जापान को भारत के कुल आम निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान को ताजा
ताजा और प्रसंस्कृत आम उत्पादों का कुल निर्यात 1.54 मिलियन डॉलर का था, जिसमें केसर आम की खेप का हिस्सा करीब 0.2 मिलियन डॉलर था। बता दें कि भारत के प्रमुख आम निर्यात बाजारों में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, नीदरलैंड और सऊदी अरब शामिल हैं। दोस्तों, जापान ने यह फैसला लेकर यूं समझ लीजिए कि 20 साल अपनी पुरानी कहानी को फिर से दोहरा दिया है। आपको बता दें कि जापान ने वर्ष 1986 में फल मक्खी बोले तो फ्रूट फ्लाई के संभावित संक्रमण के डर से भारतीय आमों पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध वैज्ञानिक अध्ययनों, कीट सर्वेक्षणों और लंबी कूटनीतिक बातचीत के बावजूद 2006 तक चला। जून 2006 में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ के प्रयासों से जापान ने प्रतिबंध हटा लिया था। भारत ने VHT प्रक्रिया लागू कर साबित किया कि भारतीय आम फल मक्खी से मुक्त है, जिसके बाद अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली समेत कई किस्मों को जापानी बाजार में प्रवेश मिला था। लेकिन फिर अब 2 दशकों बाद वही संगरोध संबंधी चिंताएं उभर आई हैं। भारतीय निर्यातक और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जापानी अधिकारियों के साथ जल्द से जल्द बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों बड़े ही प्रोफाउंडली यानी गहराई में जाना पड़ेगा, माथा पच्ची करना पड़ेगा। जापान दोस्तों हमेशा से प्रैक्टिकल चीजों पर विश्वास करता आया है। ऐसे में प्रैक्टिकली आम का सर्वेक्षण किया जाएगा और फिर जापान को समझाया जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच विचार कर रहे हैं। तब जाकर के हो सकता है कि आम पर लगे इस ताले को खोल दिया जाए। क्या लगता है दोस्तों आपको? इस मुद्दे पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं दोस्तों कमेंट में आप लोग ये भी लिखिएगा कि आपके यहाँ पर किस किस नाम से आम मिलते हैं, यानी आम के क्या क्या नाम होते हैं। देखते हैं दोस्तों भारत में कितने सारे ऐसे आम हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। आप लोग अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से आम के नाम बताइएगा। आपके यहाँ पर किस किस नाम से आम मिलता है, आपके कमेंट का हमको रहेगा इंतजार। वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां चौंका देने वाली खबर। चीन ने गला पकड़ा तो भारत चिल्लाने लगे मुनीर। दोहराई फितना अल हिंदुस्तान की बकवास। दरअसल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में जब कोई देश अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाता है तो वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, बलोच लड़ाकों के हाथों लगातार पिट रही पाकिस्तानी सेना के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, बलूचिस्तान से गुजरने वाले CPEC पर लगातार होते हमलों से परेशान चीन ने जब इस्लामाबाद का गला दबाया और फंडिंग रोकने की सीधी धमकी दे दी तो अब पाकिस्तानी फौज के मुखिया आसिम मुनीर के हाथ पांव फूल गए। घबराहट और बेइज्जती को छिपाने के लिए मुनीर तुरंत बॉर्डर पर भागे और बिना किसी सबूत के भारत पर ठीकरा फोड़ते हुए फितना अल हिंदुस्तान का पुराना राग अलापने लगे। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने सुरक्षा बलों को ले जा रही जफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर एक बेहद सटीक और बड़ा धमाका किया था। इस धमाके ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की सुरक्षा व्यवस्था के दावों को पूरी तरह मटिया मेट कर दिया। अपनी नाक करते देख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुरंत ईद उल अजहा के मौके पर बलूचिस्तान के झोप और क्वेटा इलाकों में फ्रंट लाइन जवानों से मिलने पहुंचे। वहां मुनीर ने अपनी फौज और एजेंसियों की कमियों को सुधारने या बलोच विद्रोहियों से निपटने की कोई ठोस रणनीति बनाने की जगह सीधे सीधे इसे एक विदेशी साजिश करार दे दिया। और आप अच्छे से इतना तो जानते ही होंगे विदेशी साजिश का मतलब क्या होता है पाकिस्तान के लिए। आखिर वो किस देश को टारगेट करता है, जाहिर है दोस्तों आप समझ गए होंगे और बिल्कुल ठीक समझे हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान की बात हो रही है। बिना कुछ जाने परखे सीधा उसने अपनी इमेज बचाने के लिए भारत पर आरोप लगा दिया। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना ने तो अब अपनी हर नाकामी पर पर्दा डालने के लिए एक नया शब्द फितना अल हिंदुस्तान भी गढ़ लिया है। जब भी देश के भीतर कानून व्यवस्था चरमराती है तब रावलपिंडी के आला अफसर इस नए जुमले का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। खुफिया एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये पाकिस्तानी सेना की दशकों पुरानी और घिसी पिटी रणनीति है। जब भी वे घरेलू मोर्चे पर अपने ही लोगों को सुरक्षा देने में फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, तो जनता का गुस्सा शांत करवाने के लिए भारत का नाम जपने लगते हैं। इस बार भी मुनीर ने यही किया ताकि पाकिस्तानी अवाम फौज से उसकी नाकामी पर सवाल न पूछ सके। दोस्तों आपको बता दें आखिर वो चीन ने कौन सी धमकी दी पाकिस्तान को, मुनीर को, शहबाज को, जिसने उड़ा दी इनकी नींदें। दोस्तों दरअसल बीजिंग ने इस बार इस्लामाबाद को बहुत अल्टीमेटम दिया है। चीन इस बात से बेहद भड़का हुआ है कि अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो और वहां काम कर रहे चीनी इंजीनियरों की सुरक्षा करने में मुनीर आर्मी पूरे तरीके से फिसड्डी साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है, फेल हुई है। जिसके बाद अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुनीर शहबाज ने दोस्तों भारत पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान जैसा कहता है चीन वैसा ही मानता है। चीन को भी पता है कि पाकिस्तान अपनी इमेज को बचाने के लिए वो भारत पर आरोप लगा रहा है।
परसों ही चीन ने पीओके का नाम लिया था दोस्तों, वहीं कल ही जस्ट उसके एक दिन बाद ही पाकिस्तानी आर्मी की लाशें गिरी मिली दोस्तों। बलोच लड़ाकों ने उड़ा दिया मुनीर आर्मी से भरा पूरा का पूरा ट्रक। पीओके यानी कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के इस साझा बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पीओके में पाकिस्तानी आर्मी से भरे इस पूरे ट्रक को उड़ा डाला दोस्तों। और ये हमला ऐसा जोरदार था कि फौजियों को संभलने तक का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला। बेशक आसिम मुनीर भारत पर इसका गंभीर और झूठा आरोप लगा ले, लेकिन हकीकत दबती नहीं है दोस्तों। खुद बलोच लड़ाकों ने मुनीर आर्मी को हमले के बाद साफ साफ संदेश दे दिया कि चीन चाहे जितने भी बयानबाजी कर ले, पाकिस्तान चाहे जितना भी भौंक ले, बलूचिस्तान की जमीन पर पाकिस्तानी फौज और चीनी प्रोजेक्ट्स की तानाशाही को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान चीन गया और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पता था कि ये दोनों कोई ना कोई अब नए प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, फिर कुछ नया सांठ गांठ करेंगे। अब ऐसे में तगड़ा जवाब देने के लिए दोस्तों बीएलए ने पाकिस्तान फौज से भरी इस ट्रक को ही उड़ा डाला ताकि ये कड़ा संदेश चीन तक पहुंच जाए। और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए दोस्तों मुनीर चीन से पैसा लेने के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ दिया। ऐसे में आपका जवाब तो बनता है दोस्तों, भर भर कर कमेंट कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है तगड़ा जवाब दीजिएगा पाकिस्तान को। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां ईरान के डील वाले दावे को ट्रंप ने नकारा। रशिया चीन को भी दिया तगड़ा मैसेज, कहा यूरेनियम ले जाना तुम्हारा कतई मंजूर नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों मिडल ईस्ट में शांति बनाने के प्रयासों के बीच एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ उसकी एक सीक्रेट डील होने वाली है, जिसके तहत अमेरिकी सेना वहां से पीछे हट जाएगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उनके प्रशासन ने ईरान के इस दावे को तुरंत के तुरंत सिरे से खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि ईरान का यह दावा पूरी तरीके से झूठा मनगढ़ंत है। इसके साथ ही अमेरिका ने रशिया चीन जैसे देशों को भी सख्त मैसेज दे दिया है कि ईरान से यूरेनियम ले जाना कतई मंजूर नहीं होगा। दरअसल ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने एक ड्राफ्ट का हवाला देते हुए खबर चलाई थी। उसमें कहा गया था कि एक नए समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही अगले 30 दिनों में पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। इसके बदले में अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी नौसेना की नाकाबंदी हटा लेगा, अपनी सेना की मौजूदगी को भी कम करेगा। ईरान इस समझौते को अपनी बड़ी जीत की तरह दिखा रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने कुछ ही घंटों में इस पर पानी फेर दिया। वहीं दोस्तों यूएई से बहरीन तक ताबड़तोड़ एक्शन। ईरान जंग के बाद खाड़ी में बढ़ गई शिया मुसलमानों की मुसीबत। कैसे बता दे, ईरान और यूएई की दुश्मनी ने खाड़ी में रहने वाले शिया मुसलमानों की टेंशन बढ़ा दी है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की तरफ से शियाओं के खिलाफ लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ताजा मामला शिया समुदाय के फंड को कंट्रोल में लेने का है। बहरीन ने दान में मिलने वाले शिया समुदाय के फंड को लेकर नया नियम बनाने का फैसला किया है। इस फैसले से बहरीन में रहने वाले शिया समुदाय काफी गुस्से में है। इससे पहले यूएई ने शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 15,000 पाकिस्तानियों को भी जबरदस्ती अपने देश वापस भगा दिया। पाकिस्तानी संसद में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक यूएई के अधिकारियों ने इन पाकिस्तानियों के पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। इन पाकिस्तानियों पर ईरान के पक्ष लेने और उसे फंड देने का भी आरोप था। यूएई और बहरीन दोनों जगहों की सत्ता पर सुन्नी मुसलमान काबिज है। हाल में ईरान युद्ध के दौरान बहरीन और यूएई पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान युद्ध के दौरान बहरीन से कुछ ऐसे वीडियोज सामने आए जिसमें स्थानीय शिया समुदाय के लोगों को जश्न मनाते हुए देखा जा रहा था। वहीं यूएई एजेंसियों का कहना था कि यहाँ पर समुदाय से जुड़े कुछ लोग जासूसी का काम कर रहे हैं। जंग में सीज फायर के बाद दोनों देश ने शिया समुदाय के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब तक दोनों देशों की तरफ से 4 बड़े कदम उठाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, जो इजराइल को कबूलेगा वो मारा जाएगा। जी हां, अब्राहम अकॉर्ड पर लश्कर आतंकी सैफुल्लाह की मुनीर और शहबाज को सीधी धमकी। दोस्तों लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ की पाकिस्तान सरकार को धमकी, कहा इजराइल से रिश्ते रखा तो तुमको तबाह कर देंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर इजराइल के साथ संबंध सामान करने की अपील के बाद अब पाकिस्तान में विवाद गहरा गया है। इसी बीच आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने बकरी ईद की नमाज के बाद खुले मंच से पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को धमकी देते हुए कहा कि जो भी इजराइल को मान्यता देने की बात करेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। सैफुल्लाह कसूरी ने अपने भाषण में दावा किया कि कोई भी वैश्विक ताकत मुस्लिम देशों को इजराइल को मान्यता देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच कथित रक्षा सहयोग का भी जिक्र करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता अब इजराइल के करीब तक पहुंच चुकी है। अपने भाषण के दौरान उसने जिहाद और
शहादत जैसे मुद्दों को उठाते हुए समर्थकों को उकसाने का भी प्रयास किया। उसने क्लियरली कहा, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को चेतावनी देते हुए कि अगर पाकिस्तान का कोई भी नेता इजराइल को सपोर्ट देने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, तो उसको सीधे सीधे मार दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा और उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी धमकी दी है दोस्तों पाकिस्तान के इस आतंकवादी समूह ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को ही। जी हाँ, अब आप ही सोचिए क्या स्थिति है पाकिस्तान की। वहीं नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां चीन के साथ G2 बना रहे ट्रंप क्या आएंगे भारत? क्वाड शिखर सम्मेलन पर उठे तगड़े सवाल, भविष्य पर संकट। दरअसल चीन विरोधी गठबंधन क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वादा किया कि क्वाड को मजबूत किया जाएगा। रूबियो ने यह वादा तब किया जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन की यात्रा से हाल ही में लौटे हैं, जहां उन्होंने G2 बनाने पर जोर दिया। इसी बीच अटकलें हैं कि क्वाड को विदेश मंत्रियों के स्तर की बैठक तक ही सीमित कर दिया जाएगा या अन्य बैठकों के दौरान अलग से आयोजित की जाएगी। ऐसे में क्वाड के भविष्य पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को भारत में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक बिना किसी स्पष्टता के समाप्त हो गई। अगला क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में अब आयोजित किया जाएगा, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। क्वाड के पिछले संयुक्त बयानों में हमेशा उस देश का जिक्र होता था जो अगले नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर जी, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बैठक के बाद जारी बयान में केवल इतना कहा गया है कि वे अगले शिखर सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं। उधर आपको बता दें, बंगाल की हाकिमपुर सीमा पर उमड़ी घुसपैठियों की भीड़, कहने लगे हमें वापस बांग्लादेश भेज दीजिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए होल्डिंग सेंटर खोलने के फैसले का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर पर अवैध नागरिकों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से लगातार बड़ी संख्या में लोग सीमा पर पहुंच रहे हैं, वापस बांग्लादेश में भेजे जाने की भी मांग कर रहे हैं। बुधवार को भी काफी अवैध बांग्लादेशी नागरिक हाकिमपुर सीमा के पास पहुंचे। इससे पहले SIR प्रक्रिया के दौरान भी ऐसी ही भीड़ देखी गई थी। सीमा पर पहुंचे ज्यादातर लोग कोलकाता के न्यू टाउन, खरदा और डानकुनी इलाके से आए थे। इनमें से कई लोग पिछले कुछ वर्षों में अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। अब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का कहना है कि शुभेंदु सरकार आने के बाद उन्हें डर सताने लगा है और वे अब वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं। ये बांग्लादेशी सुबह से ही बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां मौजूद अधिकारियों से जल्द वापस भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहां मौजूद एक मफूजा खातून ने दावा किया कि वो 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ बांग्लादेश से भारत आई थी। अब ये मफूजा यहाँ तक कह रही है कि यदि मोदी जी उन्हें यहाँ रहने दें, यानी भारत में रहने दें, तो वो हर बार मोदी को ही वोट देगी। यानी ये स्थिति है दोस्तों बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जो भारत में रहना चाहते हैं उसके लिए उनको चाहे कुछ भी करना पड़े। ये स्थिति है इन घुसपैठियों की दोस्तों। ऐसे में क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? क्या इनको तुरंत प्रभाव से वापस भेज देना चाहिए? जो भी आपको लगता हो अवश्य कमेंट कीजिएगा। यूं समझ लीजिए कि बंगाल में सरकार बदलते ही घुसपैठियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बंगाल में सरकार बदलते ही, एक्शन लेते ही जब घुसपैठिए भाग रहे हैं तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी क्यों जाग रहे हैं? कट्टरपंथियों को क्या लेना देना है इस मामले से, जबकि बांग्लादेशी ही बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, उसके खुद के नागरिक बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों कट्टरपंथियों के लिए। वहीं शेख हसीना ने ईद पर हिंसा, अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। बांग्लादेश को लेकर नया बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश गहरे संकट से गुजर रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि ईद इससे उबरने की ताकत देगी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार त्योहार ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश के लोग गहरे संकट और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका संदेश साझा किया, जिसमें पूर्व PM ने लोगों के दर्द और पीड़ा पर अफसोस जताया। पिछले 21 महीनों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार हिंसा, हमलों और झूठे केस का सामना करना पड़ा है, जबकि कई लोग अभी जेल में बंद है। सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम लोग भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आशा करती हूं कि ये ईद इन लोगों को उबरने की ताकत देगी। वहीं बता दें, चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही। आखिर योगी धामी हिमंता बिश्व शर्मा क्यों है अमेरिका के टारगेट पर? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का क्या है सच? आपको बता दे, भारत अपने सामरिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार की तैयारी कर रहा है। भारत की ये तैयारी कुंठा क्लब की आंखों में चुभ रही है। अमेरिका की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये संस्था दुनिया में कथित धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काम करती है। ये संस्था दुनिया में कथित धार्मिक
धार्मिक आजादी की स्वयंभू पहरेदार और रक्षक है। एक बार फिर इस संस्था ने भारत में धार्मिक आजादी खतरे में है वाला झूठा दुष्प्रचार किया है। इस बार भारत विरोधी नैरेटिव के निशाने पर देश के 3 लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए अब हम अमेरिका में बैठे भारत विरोधी जहरीले मानसिकता से लैस नैरेटिव बाजी की वैचारिक मरम्मत करेंगे। खुद को दुनिया का नीति नियंता मानने वाले अमेरिका की संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने कथित धार्मिक स्वतंत्रता पर सुनवाई की। यह कोर्ट की सुनवाई नहीं थी, ये भारत पर धार्मिक उत्पीड़न का कलंक लगाने के लिए सुनवाई का दिखावा था। इस सुनवाई में खुद को पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता बताने वाला रकीब हमीद नाइक भी पहुंचा था। समझिए, भारत के 3 लोकप्रिय मुख्यमंत्री अमेरिका के कथित धार्मिक स्वतंत्रता के रक्षकों के निशाने पर हैं। दोस्तों, भारत के लोकप्रिय नेताओं पर बैन लगाने की मांग करने वाले रकीब हमीद नाइक की भारत विरोधी सोच की विस्तार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भगवा पहनने वाला एक मुख्यमंत्री इन एजेंडाधारियों को चुभता है। वहीं हिमंता बिश्व शर्मा ने घुसपैठ से होने वाले खतरे को लेकर आगाह किया, डेमोग्राफी में बदलाव को रेखांकित किया। घुसपैठ के खिलाफ ये एक्शन अमेरिका में बैठे कथित धार्मिक स्वतंत्रता के ठेकेदारों को पसंद नहीं आया। हिमंता द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एनआरसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, बच्चियों का शोषण रोकना, यह भी इन एजेंडाधारियों को चुभता है। दोस्तों, पसंद नहीं आया। ये संगठन लगातार तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और भारत के बारे में मनगढ़ंत कहानी फैलाता है। ऐसी रिपोर्ट्स इस संस्था की साख को और कम करती है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। उधर आपको बता दें, बीमारी चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, भारत साथ खड़ा है तो क्या गम है। जी हाँ, महामारी से घिरे इस देश में भेजी जीवन रक्षक दवाएं। दरअसल भारत ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर दुनिया की फार्मेसी होने के अपने कर्तव्य को निभाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी में तेजी से फैल रहे बूंदी बुग्यो इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार और देश की जनता की ओर से भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की एक बड़ी खेप अफ्रीका पहुंच गई है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी अफ्रीका सीडीसी ने आधिकारिक तौर पर भारत की इस जीवन रक्षक मानवीय सहायता का स्वागत किया है और इसके लिए भारत सरकार के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। वहीं आपको बता दें, विधायक गिरफ्तार, सांसदों पार्षदों के इस्तीफे, बंगाल में गहराया टीएमसी का संकट। शुभेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता। दोस्तों, बंगाल पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने कल टीएमसी के विधायक और राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया। दिलीप मंडल दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर से विधायक है। वो पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया गया। यानी पुलिस से बचने के लिए दिलीप मंडल बंगाल छोड़कर चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो बच नहीं सके। कल सुबह पुलिस ने पुरी के होटल में तलाशी अभियान चलाया और टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया। दिलीप मंडल वही विधायक है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी। दिलीप मंडल ने कहा था कि अब तक उन्होंने संयम बनाए रखा है, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। वहीं विधायकों का लगातार दल बदल देखने को मिल रहा है टीएमसी में। वहीं काकोली घोष टीएमसी की महिला विंग की अध्यक्ष थी। वो ममता बनर्जी की पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती रही थी। अब उन्होंने भी ममता के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अब टीएमसी पार्टी खत्म होने वाली है। वहीं असम में यूसीसी बिल पास होने के बाद सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का पहला रिएक्शन कहा कि असम विधानसभा से यूसीसी बिल पास होना केवल एक कानूनी सुधार नहीं, बल्कि ये एक अधिक न्यायपूर्ण और एकजुट भविष्य की ओर बढ़ाया गया कदम है। जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा ने बुधवार को सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पास किया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम अब देश का तीसरा राज्य बन चुका है जिसने इस कानून को अपनाया है। सीएम हिमंता बिश्व शर्मा ने इस बिल के पास होने के बाद एनडीए के विधायकों को धन्यवाद भी दिया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या बिल्कुल सही फैसला लिया गया है, बताइएगा जरूर। वहीं आपको बता दें, बकरी ईद से पहले दिल्ली में फ्लैग मार्च, यूपी में ड्रोन से निगरानी और बंगाल की ईद नमाज में बड़ा बदलाव। जी हाँ, ईद उल जुहा बकरी ईद से पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हौज काजी चौक पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जबकि अन्य संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं ऊर्जा संकट के बीच राहत की भरी खबर। सरकार ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरे तरीके से सामान्य चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बुधवार को पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात को लेकर मंत्रियों के अनौपचारिक सशस्त्र समूह यानी आईजीओएम की हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में क्षेत्रीय तनाव, भारत की सुरक्षा चिंताओं और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्र सरकार लगातार पश्चिम एशिया की स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए है और हालात से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच
समन्वय को मजबूत किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि फिलहाल देश में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और नागरिकों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी करने से बचना चाहिए। वहीं दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।